Assalamu alaikum everyone. Welcome back to SR Academy. In today's video, we are going to talk about nucleus, which is called the control center of eukaryotic cells. When we talk about nucleus, तो न्यूक्लियस का जब हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है अराउंड 5 to 10 माइक्रोमीटर्स एंड इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मतलब इसमें एक इनर मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन। Now why it is called the control center of eukaryotic cells? वो इसलिए क्योंकि as we discussed earlier कि eukaryotic जो cells होते हैं उसमें membrane bound organelles मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जबकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट्स अ कंट्रोल सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारे पास न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक ऐसा रीजन है इनसाइड द न्यूक्लियस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, एंड ये आगे हम और इसका रोल अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना याद रखें आप कि न्यूक्लियोलस का काम क्या है, कि ये सिंथेसाइज करता है राइबोसोम्स को। The next thing we have the nuclear envelope. Now what is nuclear envelope? Inner membrane of nucleus and outer membrane of nucleus मिलके क्या फॉर्म करते हैं, nuclear envelope which is double membrane. अब इस न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में मौजूद होती है एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, एंड इट्स फ्लूइड फिल्ड स्पेस। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वी हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नाउ द थिंग इज कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद होता है एंड इसकी कॉम्पोजिशन स्लाइटली डिफरेंट होती है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म जो विद इन द सेल मौजूद है। ऑफ कोर्स सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं जिसमें से एक कौन सा है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेपरेट फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं या कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है क्रोमेटिन। तो व्हाट इज क्रोमेटिन? एक जनरल स्टेट, एक ऐसी फॉर्म में जब जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है उस जनरल स्टेट को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, ये जो येलो येलो से जो है ये कुछ प्रोटीन्स है जिसको हम हिस्टोन्स कहते हैं और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करके आगे डिस्कस करेंगे। नाउ एज वी नो कि देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से चीजें ट्रांसपोर्ट होती है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से कुछ चीजें जाती हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे न्यूक्लियोलस बनाना है राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स तो जाके अटैच होते हैं रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स को कहाँ जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस से निकल के कहाँ जाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में जाना पड़ेगा। तो ये सारी ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ होना चाहिए, एक चैनल, एक पाथवे जिसके थ्रू ये सारे सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो सके। तो ऑल्दो न्यूक्लियर एनवेलप इज प्रेजेंट जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, बट उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये देखो इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन कुछ पोर्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स। हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ऑफ कोर्स जितनी भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, या इधर हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन की भी बात करें, सारी जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, सेम कॉम्पोजिशन होती है। तो वैसे ही प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। तो एक न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स मौजूद होता है, जिससे ये पोर्स बनते हैं जिसके थ्रू इजिली न्यूक्लियस से चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती है इनटू द साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द न्यूक्लियस। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्रोमेटिन को। स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि वी हैव डीएनए भी है, फिर जीन्स भी है, फिर क्रोमेटिन भी आ रहा है, फिर क्रोमोसोम्स भी है, तो ये सारी चीजों में फर्क क्या है। तो हम सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स भी जाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट भी डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मली वी ऑल नो कि सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए हमारी बॉडी में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके लिए कोड कर रहा होता है। ठीक है, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस भी आप इसको कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज जितने भी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स है सब के लिए कोडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, सबके लिए कौन कोड कर रहा है, डीएनए कोड कर रहा होता है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल सा स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स होता है। अब इसी डीएनए पे कुछ सेक्शंस होते हैं जिनको हम कह सकते हैं यूनिट। तो वो जो सेक्शंस एंड यूनिट ऑफ डीएनए है उनको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। हर स्पेसिफिक जीन कोड करती है स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, जैसे कि जीन ए फॉर एग्जांपल यहाँ पर इट कैन कोड फॉर हेयर कलर, ये जीन बी है इट कैन कोड फॉर आई कलर। सो देयर आर मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए जो कि कोड कर रही होती है फॉर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स।
इसके बाद जब हम डीएनए को देखें तो डीएनए इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है, अराउंड 2 मीटर्स लॉन्ग होता है। और अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि जो न्यूक्लियस का डायमीटर है इट्स अराउंड 5 to 10 माइक्रोमीटर्स। अब इस इतने छोटे से न्यूक्लियस में डीएनए का प्रेजेंस इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, हो सकता है कि फिट इन ना करें, तो इसलिए डीएनए क्या होता है, कॉइल्ड होता है, कंडेंस होता है एक छोटे से और एक कंडेंस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, क्रोमेटिन कह रहे होते हैं। सो बेसिकली इस डबल हेलिक्स को, डीएनए को कॉइल्ड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोन्स कहते हैं। अब इसको ऐसे समझो, डू यू नो अबाउट द स्पिनिंग टॉप, लट्टू जो होता है, ठीक है। अब होता क्या है, हम उसके अराउंड क्या करते हैं, रोप को कॉइल करते हैं, कॉइल करते हैं। अब छोटा ये सोचो कि ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है वुड का जो है, इसके ऊपर ये इतनी बड़ी रोप क्या हो गई, कॉइल्ड हो गई। अब ये क्या हो गई, ये रोप एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में आ गई, ये टैंगल्ड नहीं करेगी, उलझेगी नहीं, एक प्रॉपर मैनर में क्या हो गई, अरेंज हो गई ऑन दैट स्पिनिंग टॉप। तो इसी तरीके से आप अज्यूम करो कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो ये एक स्पिनिंग टॉप है, और इसके ऊपर जैसे ये रोप कॉइल हुई है, इसी तरीके से इन प्रोटीन्स के ऊपर क्या कॉइल हो जाता है, डीएनए कॉइल हो जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है, डीएनए एक अपनी कंडेंस और कॉइल्ड फॉर्म में आ जाता है, ताकि वो इजीली फिट इन कर सके इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस तरीके से ये देखो, ये प्रोटीन्स होते हैं, स्टोन प्रोटीन्स, और डीएनए को क्या कर देते हैं, वो कॉइल्ड कर देते हैं। तो एक यूनिट आप कह सकते हो, देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स पे क्या हो रहा होगा, डीएनए कॉइल हो रहा होगा। जब मल्टीपल पॉइंट्स पे डीएनए कॉइल हो रहा होगा, तो उस कॉइल्ड जगह के ऊपर ऑफ कोर्स कौन मौजूद होंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स भी मौजूद होंगे। इन हिस्टोन प्रोटीन्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती है, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स कॉइलिंग में हेल्प करते हैं, कुछ प्रोटीन उस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली इन एक ऐसा यूनिट जहाँ पे हिस्टोन्स जो है डीएनए को कॉइल्ड कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो अब सिंपल टर्म्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये क्रोमेटिन जो ये वाला स्ट्रक्चर है, एक अगर हम इसको सिंप्लीफाई खोल के देखें तो हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्रोमेटिन का जो एक फंडामेंटल यूनिट है वो क्या हो सकता है, न्यूक्लियोसोम। क्यों? क्योंकि बहुत सारे, जब हम क्रोमेटिन को ऐसे खोल के देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे हमें उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नजर आएंगे, जिसके ऊपर कॉइलिंग हुई भी होगी, जिसके अराउंड डीएनए की। तो हम कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल यूनिट क्रोमेटिन का क्या हो सकता है, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो इस तरीके से क्रोमेटिन इज सिंपली डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स। ये क्यों होता है, ताकि इजीली न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए क्या हो सके, फिट हो सके। इसको ऐसे ही हम साइटोप्लाज्म में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज को ही क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट थिंग अभी हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोलस। मैंने आपको बताया कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं राइबोसोम्स को डिटेल में, प्रोटीन सिंथेसिस को, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन को। सो प्लीज डू चेक देम आउट। उन सारे हमने वो ऑर्गेनल्स भी डिस्कस किए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। तो राइबोसोम्स का जो बहुत वाइटल रोल है इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो उन राइबोसोम्स के सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियोलस। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस मौजूद है, दो, एक या दो से ज्यादा भी न्यूक्लियोलस मौजूद हो सकते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। देन वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म। मैंने पहले कहा, मैं आपको उसको डिटेल में डिस्कस करूंगी। सो न्यूक्लियोप्लाज्म इज बेसिकली एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस है, जिसको कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स, आयंस एंड न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? बेसिकली डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है जो कि मिलके बना होता है बहुत सारे मोनोमर से, और वो एक ही टाइप ऑफ मोनोमर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, डीएनए फॉर्म करते हैं। सो ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है, तो उसको बनाने के लिए जो यूनिट्स है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होने चाहिए, इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, वो सारी चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म में ऑलरेडी मौजूद होती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। वो सारी चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। जैसे सेल के अंदर ओवरऑल साइटोप्लाज्म होता है, जहाँ पे सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सारे इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज हो रही होती है। इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिसमें वो सारी चीजें होती है व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस प्रोसेसेस, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम ओवरऑल न्यूक्लियस को डिस्कस कर ही रहे हैं,
तो हमें पता है कि न्यूक्लियस क्या करता है, सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिपेयर हो गया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये कैसे करता है, देखो ग्रोथ के लिए भी हमें पता है प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, और भी चीजों के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो डीएनए क्या करता है, इट कोड्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द बॉडी। तो डीएनए प्रोटीन्स के लिए भी कोड कर रहा होता है, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी में, सबके लिए कोई ना कोई एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियस ही क्या कर रहा है, एंजाइम्स के लिए कोड कर रहा है, तो और बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा है। सो ओवरऑल सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए एक बहुत वाइटल ऑर्गेनल कंसिडर किया जाता है इनसाइड द सेल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। हमने इसमें डिटेल में उसका शुरू में उसके डायमीटर डिस्कस किए, उसका ओवरऑल एक रैंडम सा स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि ये चीजें मौजूद होती हैं। फिर हमने क्रोमेटिन को डिटेल में देखा। क्रोमोसोम्स की जब हम बात करते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्रोमोसोम्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। So this was all about the nucleus. I hope you like this video. If you like this video, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Till then, thank you. Take care. Allah Hafiz.